नमस्कार। आज हम चल रहे हैं इतिहास की सबसे मशहूर और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक यानी प्राचीन मिस्र के पुराने साम्राज्य की दुनिया में। ये वो दौर था जब विशाल पिरामिड बनाए गए और इनकी कहानी आज भी हम सबको हैरान कर देती है। ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है ना? और पता है, इसी सवाल के इर्द गिर्द पुराने साम्राज्य की पूरी कहानी घूमती है। इसका जवाब सिर्फ पत्थर और रेत में नहीं, बल्कि एक नदी में, एक देवता राजा के विचार में और मौत के बाद की जिंदगी पर एक गहरे विश्वास में छिपा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महान इतिहासकार हेरोडोटस ने ये बात करीब 2500 साल पहले कही थी और ये आज भी उतनी ही सच है। अगर हमें मिस्र को समझना है तो सबसे पहले हमें उस नदी को समझना होगा जिसने ये सब कुछ मुमकिन किया। जी हाँ, मिस्र की कहानी रेगिस्तान से नहीं बल्कि एक नदी से शुरू होती है, एक ऐसी जीवन रेखा जिसने सब कुछ मुमकिन कर दिखाया। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी बाढ़ नहीं थी, ये एक भरोसेमंद, हर साल आने वाली घटना थी जो अपने साथ पोषक तत्वों से भरी मिट्टी लाती थी। इसकी वजह से मिस्र के लोग न सिर्फ अपने लिए भरपूर खाना उगा पाए, बल्कि इतना ज्यादा उगाया कि वो सरप्लस बन गया। और यही अतिरिक्त अनाज वो नींव बना जिस पर एक जटिल समाज, एक ताकतवर साम्राज्य और हाँ, वो विशाल पिरामिड खड़े हुए। तो जमीन तो उपजाऊ हो गई, लेकिन इसे एक साथ लाने के लिए, इसे एक सूत्र में पिरोने के लिए एक बहुत ही ताकतवर शासक की जरूरत थी। और मिस्र का शासक कोई आम राजा नहीं था, उसे तो जीता जागता भगवान माना जाता था। शुरुआत में, बहुत पहले, मिस्र एक देश नहीं था बल्कि दो हिस्से थे। दक्षिण में था ऊपरी मिस्र जिसका प्रतीक था सफेद ताज, और उत्तर में था निचला मिस्र जिसका प्रतीक था लाल ताज। ये दोनों अलग अलग थे, अपने अपने शासक, अपनी अपनी परंपराएं। और फिर इतिहास में एंट्री होती है नारमेर की, जिसने एक ऐतिहासिक पल में इन दोनों जमीनों को एक कर दिया। और इसका सिंबॉलिज्म देखिए, कमाल का है। उन्होंने दोनों ताजों को मिलाकर एक डबल क्राउन यानी दोहरा ताज बनाया, जो पूरे मिस्र पर उनके शासन का एक शक्तिशाली विजुअल प्रतीक था। और इस एक हुए साम्राज्य का जो मुखिया था वो था फिरौन। अब ये सिर्फ एक राजा का टाइटल नहीं था, नहीं, फिरौन को सूर्यदेव रा का बेटा यानी धरती पर चलता फिरता भगवान माना जाता था। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी मात को बनाए रखना, मतलब दुनिया का संतुलन, व्यवस्था और हार्मनी। वो इंसानों और देवताओं के बीच की एक अहम कड़ी थे। अब सोचिए, जो खुद को धरती पर चलता फिरता भगवान मानता हो, उसके लिए कोई मामूली कब्र कैसे चलेगी? बिल्कुल नहीं। फिरौन की उस दिव्य शक्ति को एक ऐसे स्मारक की जरूरत थी जो उसकी हैसियत से मेल खाता हो, जो हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहे। तो चलिए पिरामिडों के युग में चलते। पिरामिड कोई रातों रात नहीं बन गए, उनका भी एक एवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले आए मस्तबा, जो मिट्टी की ईंटों से बने चपटी छत वाले साधारण मकबरे थे। फिर राजा जोसर के एक जीनियस आर्किटेक्ट इमहोटेप के दिमाग में एक क्रांतिकारी आइडिया आया। उन्होंने मस्तबाओं को एक के ऊपर एक रख दिया और इस तरह दुनिया की पहली विशाल पत्थर की इमारत स्टेप पिरामिड को बनाया। और पुराने साम्राज्य के दौर में ही इस डिजाइन को परफेक्ट किया गया, जिससे बने वो चिकने किनारों वाले सच्चे पिरामिड जिन्हें आज हम गीजा में देखते हैं। जरा इस नंबर पर एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, 4500 साल। ये पिरामिड तब से खड़े हैं जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में कांस्य युग बस शुरू ही हो रहा था। ये उनकी ताकत और विरासत का एक जबरदस्त सबूत है। ये सिर्फ आलीशान मकबरे नहीं थे, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थे। मिस्र के लोग मानते थे कि महान पिरामिड एक तरह की पुनरुत्थान मशीन है, जिसे फिरौन की आत्मा को सीधा सितारों के पार देवताओं के पास भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। ये हमेशा की जिंदगी का एक गेटवे था। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े स्मारक बना कौन सकता था? ये सिर्फ एक ताकतवर फिरौन का काम तो नहीं हो सकता। इसके लिए तो एक बेहद संगठित और सुनियोजित समाज की जरूरत थी। मिस्र का समाज भी बिल्कुल एक पिरामिड की तरह ही था, एकदम सख्त हायरार्की। सबसे ऊपर जाहिर है फिरौन, उसके बाद थे पुजारी और बड़े अधिकारी जो राजकाज चलाते थे। फिर आते थे शास्त्री, जो सारा हिसाब किताब रखते थे, और हुनरमंद कारीगर। लेकिन आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा थे किसान, जिनकी मेहनत पर ही ये पूरा सिस्टम टिका था। और सबसे नीचे थे दास, जो अक्सर जंग में बंदी बनाए गए लोग होते थे। और ये जो हायरार्की थी ना, ये सिर्फ जिंदगी में ही नहीं, मौत के बाद भी साफ दिखती थी। अमीर और ऊंचे तबके के लोगों को बड़े बड़े मकबरों में दफनाया जाता था,
अक्सर फिरौन के पिरामिड के पास, और उनके साथ अगली दुनिया के लिए हर तरह का कीमती सामान रखा जाता था। वहीं दूसरी तरफ एक आम किसान को शायद कुछ मिट्टी के बर्तनों के साथ ही दफना दिया जाता था। मतलब किसी का मकबरा देखकर ही उसकी सामाजिक हैसियत का अंदाजा लग जाता था। तो आखिर वो कौन सी चीज थी जो इस पूरे सिस्टम को चला रही थी? फिरौन से लेकर किसान तक हर किसी को एक ही यकीन, एक ही विश्वास आगे बढ़ा रहा था, मौत के बाद की दुनिया का सफर। उनकी धार्मिक दुनिया कई देवी देवताओं से आबाद थी। सबसे शक्तिशाली थे रा, सूर्यदेव, जिनसे फिरौन को अपनी शक्ति मिलती थी। फिर थे ओसिरिस, पाताल लोक के राजा, अनुबिस, जो मम्मी बनाने की प्रक्रिया के संरक्षक थे, और होरस, आकाश के देवता और फिरौन के रक्षक। यही देवता जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते थे। अब देखिए, दूसरी दुनिया तक पहुंचने के लिए ये जरूरी था कि शरीर को संभाल कर रखा जाए, और यहीं से शुरू होती है मम्मी बनाने की वो जटिल और वैज्ञानिक प्रक्रिया, जिसे ये सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि जब आत्मा वापस लौटे तो उसका शरीर हमेशा तैयार मिले। मिस्र के लोगों का मानना था कि मौत के बाद की जिंदगी भी काफी हद तक धरती जैसी ही होगी, तो उन्होंने वो सब कुछ पैक कर लिया जिसकी उन्हें जरूरत पड़ सकती थी। खाना, फर्नीचर, गहने, कपड़े, हथियार, बोर्ड गेम्स, और हाँ, टॉयलेट्स भी। मतलब वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। और यही तो पुराने साम्राज्य का असली सार है। समाज का हर एक पहलू, फिरौन की ताकत से लेकर एक किसान की मेहनत तक, और वो विशाल पिरामिड, सब कुछ सिर्फ एक ही मकसद के लिए था, अगली दुनिया का सफर कामयाब बनाना। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है जिस पर सोचना बनता है। ये पुराने साम्राज्य का एक केंद्रीय विरोधाभास है। उन्होंने पत्थर से अमरता गढ़ने की कोशिश की, लेकिन जीती जागती दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उस दुनिया के लिए जो आने वाली थी। ये उनकी वो विरासत है जो आज भी कायम है, रेत पर लिखी एक कहानी जो सितारों की तरफ इशारा करती है। सोचने वाली बात है ना।